हेलो दोस्तों, नवीन है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका 114 मार्क्स को सिक्योर करेगा। कितने? 114 मार्क्स। कैसे? क्योंकि ये जो जीएस पेपर 2 है अपना, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 2 का जो आप सेक्शन फर्स्ट देखिएगा तो सेक्शन फर्स्ट में पॉलिटी पूछा जाता है, जो कि 114 मार्क्स का पूछा जाता है। और वो पॉलिटी में क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन अगर तो क्या ये आर्बिट नंबर दिया गया है या प्रायोरिटी बेसिस पे, तो आप जिस तरह से मैंने हिस्ट्री वाले वीडियो में बताया कि करने ये सारे हैं, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मतलब अगर मैं 5 ही क्वेश्चन करके जाऊं तो कौन कर लूं, तो मैं बोलूंगा ये शुरू के 5 कर लो। तो इस तरह का है। तो क्या ये तुम प्रायोरिटी वाइज लिखे हो? कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटिकल ये हर साल इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। रदर आई से ये मतलब एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं कहूंगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आपको मिल जाए। तो क्या ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा? मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, मैं तो बस अभी थीम पे बात कर रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं अभी बस थीम पे बात कर रहा हूँ कि ये थीम जो है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स, तो ये रहा आपका मतलब क्वेश्चन एंड द थिंग्स विल रिवॉल्व अराउंड दिस। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी के मतलब अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो तुम फिर क्या बता रहे हो? मैं आपको एक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा इन सारे क्वेश्चन से, ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, ये आपका एक अवेयरनेस डेवलप करेगा कि हाँ, अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो वेदर आई एम एड्रेसिंग दीज क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड और प्रोबेबिलिटी इज देयर टू आस्क, तो उसको हम लोग कैटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो इस चीज के लिए है, नॉलेज के लिए नहीं है। नहीं, नॉलेज के लिए ये नहीं है। नॉलेज आपको खुद से गेन करना पड़ेगा। और मतलब आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कि हाँ, कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या मतलब की पॉइंट्स हो सकते हैं और किस तरह से हम इसका हर डायमेंशन को टच करेंगे। वो हम लोग नॉलेज वाला पार्ट लेटर होगा, अभी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आते हैं यहाँ पर। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स, ये देखेंगे कि यहाँ 63 से लेकर और 70 तक ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो अगर प्रायोरिटी में पहला क्वेश्चन रखा जाए तो इसको रखना चाहिए, इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। दूसरा आता है इलेक्शन कमीशन। देखिए, अगर आप बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसको कि हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं, तो उस पर ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्शन कमीशन। लेकिन सिंस अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग को ना ये लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ज्यादा मतलब दिस इज द मोर प्रोबेबल क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग 71st बीपीएससी मेंस। ठीक है ना, तो फॉर दिस सेमेंस इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा, तो क्या इससे पहले नहीं पूछा गया? नहीं, पूछा गया है। दैट आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे। व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि ये जो है सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म, ये यहाँ पे होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन थर्ड पे। लेकिन सेकंड पे इसको मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी है, तो इसीलिए। तो क्या सेंटर स्टेट रिलेशन करंट में नहीं है? बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा सेंटर स्टेट। अभी आप देखिएगा तो जो मतलब डेली के पेपर में, जैसे आज का ही पेपर है तो इसमें ही दिया गया है कि ये जो फाइनेंशियल इशू है, गिव स्टेट देयर फेयर शेयर, प्रोटेक्ट दियर फिजिकल स्पेस। तो ये इस तरह का आज का इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो उस तरह से आई डोंट नो कि व्हेन दिस वीडियो विल गोइंग टू रिलीज, बट दिस न्यूज पेपर इज लाइक ऑन 2 दिसंबर, तो उस दिन का ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का। तो उस तरह से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस तरह से करके आता रहता है कि मतलब कि सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या होना चाहिए, कि मतलब उसको किस तरह से फिजिकल रूप से इंडिपेंडेंस मिले एंड ऑल। और अभी करेंट सिनेरियो में किस तरह से जो है कि मतलब सेंटर स्टेट का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो एड जो दिया जाता था स्टेट को, वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन बन के उभर रहा है कि मतलब वो भी देने के लिए नेगोशिएट करते हैं कि तुम ये करो तब मैं ये कर दूंगा। तो उस तरह से तो विल डिस्कस अबाउट दिस। अभी मुद्दे की बात वो है ही नहीं कि क्या है इसके अंदर। अभी हम बात करें पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन आते ही फ्री एंड फेयर। और एक बार हम लोग देख भी लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा। एक बार मुझे टॉपिक खत्म करने दीजिए। ओके, जस्ट कंसंट्रेट ओवर हियर। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप फेडरलिज्म हो गया। उसका पार्लियामेंट। दोस्तों, जब भी आप पार्लियामेंट करेंगे ना तो पार्लियामेंट के साथ साथ आपको एक वर्ड तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सोवरेनिटी। ये मतलब पार्लियामेंट अपना सोवरेन है कि नहीं है, तो कैसे है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट पर तो यही पूछा जाता है। जैसे अपन लोग का पार्लियामेंट तो अपन लोग जानते ही हैं कि पार्लियामेंट का सोवरेनिटी है और जुडिशियली का सुप्रीमेसी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट का सोवरेन। तो ये सोवरेनिटी तो यही है। अब पूछा भी क्वेश्चन इसी के अराउंड पूछा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तो आप देखते ही होंगे कि जो आर्टिकल अपना 79 है ये कहता है कि अपना पार्लियामेंट है, तो इसलिए प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से। एक क्वेश्चन राज्यसभा से पूछ दिया गया था कि कैसे राज्यसभा मतलब अपने कंट्री को इंटीग्रेट करके रखता है, उस तरह से। हाँ, तो देखेंगे हम लोग उसको। गवर्नर, बात ही मत पूछिए इस प्राणी का। गवर्नर तो मतलब ऐसा मतलब हॉट पोटैटो बन गया है अभी कि भाई हर जगह गवर्नर का ही बात हो रहा है। ठीक है ना, कि किस तरह से जो मतलब गवर्नर्स हो रहे हैं। जो आप ये आर्टिकल को ना एकदम ध्यान रखिए, ये आपका यूज होना ही होना है। ये आर्टिकल 2, जैसे आर्टिकल 200 में है कि
मतलब ये गवर्नर जो है कि बिल को अपने पास रख सकते हैं या उसको वापस भेज सकते हैं, या फिर कंसेंट दे सकते हैं। तो उस तरह से ये जो आर्टिकल 200 है और 200 जो इसको कि प्रेसिडेंट के लिए वो इस तरह से रख लेते हैं और प्रेसिडेंट का यहाँ पर मतलब ये कंसेंट जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों आर्टिकल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू मस्ट रिमेंबर, एंड वो फिर याद नहीं करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना है और किस तरह से अभी करेंटली आप देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट पहले बताए थे कि हाँ कि एक डेट फिक्स रहेगा अगर बिल को एक्ट बनाना है तो ठीक है, फिर बाद में आया कि नहीं कि वो मतलब कि ये डेट एंड मतलब जो टाइम है वो फिक्स नहीं होगा। तो फिर वो आप देखिएगा कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है तो वो अब उस पर उतर गए कि नहीं नहीं वो टाइम तो फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज तो अगर मतलब सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इफ़ इट विल नॉट बी हैपन देन इट विल बी, वो कर आप कह सकते हैं कि ये देखिए ये है इलेक्टेड और ये है सेलेक्टेड। तो आप क्या है कि सेलेक्टेड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एज कम्पेयर टू इलेक्टेड। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन से आपके इलेक्टेड बॉडी जो है, जैसे अभी जो मतलब एमएलए चुने गए हैं बिहार में, तब उनका बात नहीं ये करके तो फिर वो गवर्नर का चल रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के अगेंस्ट आता है। इसको तो लिंचपिन बोला गया है, मतलब सरकारिया कमीशन में देखिए तो गवर्नर को लिंचपिन बोला गया है, द वे दे आर एक्टिंग लाइक एजेंट ऑफ सेंटर एंड ऑल। हाँ उन स्टेट में नहीं है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर जैसे इन लोग की सरकार नहीं है। किन की बात कर रहे हो तुम? ऑब्वियसली एनडीए। तो चलिए ठीक है आगे चलते कुछ और बात करते हैं। प्रेसिडेंट, तो वही प्रेसिडेंट जिसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्रेसिडेंट इज जस्ट लाइक अ, आपके घर में जो दादाजी दादी रहती है तो उस तरह से हो गया है कि इज्जत तो सब करता है, बात कोई नहीं मानता। वही बात है, आप देख लेंगे अभी भी ये देखिए ये टोकनिज्म है जो प्रेसिडेंट बना देते हैं कि हाँ लीजिए कभी एससी को बना दिए कभी एसटी को बना दिए। तो ये सब टोकनिज्म है कि मतलब अब वही बात है कि अब चूंकि एससी एसटी को लगता है वोट बैंक के थ्रू कि हाँ कि अब हमारा प्रेसिडेंट बन गया हमारा। अरे प्रेसिडेंट बन गया तुम्हारा पिछला प्राइम मिनिस्टर बन के कुछ कर भी नहीं किया तो ये तुम्हारा प्रेसिडेंट बन के क्या कर लेगा? तो ये चीज़ है, आपको समझना है कि डोमिनेंस वाला और पावरफुल वाला बात क्या रहता है, तो उसको उस तरह से लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट जो है कि उसी तरह से होता है, ये मतलब नॉमिनल हेड इनको बोला गया है। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि ये रबर स्टाम्प है, तो मतलब उस तरह से है। और सिर्फ पपेट है या कुछ और है, ऐसा गवर्नर के बारे में सारे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो चलिए आगे चलते कुछ और बातें करते हैं। तो ये देखिए जुडिशरी पर तो भाई वो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जुडिशरी पर बहुत पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? अरे जुडिशरी पर क्या पूछा जाएगा, वही कि मतलब जुडिशियल रिव्यू में तो यही करके आ जाता है कि ये आप जुडिशियल रिव्यू की बात करने लगते हैं ये लोग। उसके बाद भी कुछ रहता है, हाँ फिर उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू से आप आइएगा तो एक्टिविज्म की बात होने लगती है। उसके बाद ऊपर आइएगा तो ओवर रीच की बात होने लगती है, ठीक है ना। मतलब तो इस तरह से बढ़ते जाता है, तो उतना ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 50 को वायलेट करता है, ठीक है, कि ये मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो है कि वो नहीं मेंटेन करके रखता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ना 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 ठीक है, वो आर्टिकल 142 में उनको मिला है कि 42 में कि हम कंप्लीट जस्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसका बात करते हैं। तो उस तरह से 42-43 में ही है, तो उस तरह से बात करते हैं। हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये भी पढ़ा हुआ है, हम एग्जैक्ट भी देख सकते हैं। 43 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स द, ओके ओके, हाँ तो देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने की बात आती है, वो 43 में है। 42 में क्या है कि मतलब वो कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं तो उसका बात करता है। तो उस तरह से आप देखें कि जुडिशियल रिव्यू में उस तरह की बात आती है। फिर डीपीएसपी इतना लास्ट में रखे हो तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा ये क्या लिखे हो रेड मार्कर से बता दो थोड़ा, ठीक है। आई थॉट कि यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट बट स्टिल ये देखिए ये 63rd में ये 12 देखिए तो 12 शायद जो है ना वो 53 से 55 वाला है, 53 से 55 वाला है। तो उस तरह से आप देखिए 69, 66 ये बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 64 ये 60 से 62 तक है, 69, 66 ये 1997 क्यों लिखे हो? हाँ हाँ चलो ठीक है मैं लिख दिया हूँ, पूछा गया था जो मटेरियल आई वाज रेफरिंग तो देयर इट हैज़ बीन रिटन देयर कि हाँ कि अब पीछे तक जाइएगा तो वहाँ पर यू विल फाइंड दैट कि इस तरह से मतलब पूछा गया है, जो जिस तरह से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा विश्वास हो कि हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए डीपीएसपी को आप देखेंगे कि इतना लास्ट में लिखा गया है, तो इसका तो क्या ही मतलब बनता है। देखिए इतना लास्ट का बात नहीं, ये 10 और 10 जो है ना ये 10 का दम है, ठीक है। तो इसका जो है कि इसको तो एकदम आपको कर ही लेना है। इसमें जो आप ये यू कांट अफोर्ड टू बी सेलेक्टिव ओवर हेयर। आप 114 मार्क्स का तैयारी करने जा रहे हैं और देन आप बोलेंगे किसी नहीं कि हम मतलब कि 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो फिर हो गया। फिर ये 10 क्वेश्चन तो भाई एकदम एग्जैक्ट करके ही जाना है इसमें। तो फिर क्यों ये 1 2 3 लिखे हो भाई? कुछ तो लिखना था ना यार, तो इसीलिए 1 2 3 लिख दिया हूँ। अब मैं बता दिया हूँ कि मतलब इंपॉर्टेंस में आप देखिएगा तो ये ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। फिर क्यों बोलते हो सब पढ़ना है? भाई सब तो पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद करना है, लॉन्ग आंसर बराबर अच्छे से याद कर लेना है। क्या डीपीएसपी नहीं करो? नहीं, डीपीएसपी करना है। डीपीएसपी नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन दिस राइटिंग द पॉलिटी आंसर एंड ऑल, इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग्स जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन है उसमें भी डीपीएसपी आपको कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। आप जो एस्से राइटिंग करते हैं वहाँ पर भी डीपीएसपी कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। मतलब डीपीएसपी का यूज ये मल्टीपल पर्पज से आप कर सकते हैं। तो इस फॉर दिस आई एम टेलिंग यू कि डीएसपी तो क्या फंडामेंटल राइट और ड्यूटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है? हाँ आप कह सकते हैं। अच्छा तो वो तो जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल
आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ में नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में तो फंडामेंटल राइट बोला गया तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गजब बात करते हो यार तुम। तो ये फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक। अब आप देखिएगा कि फंडामेंटल राइट में ये जो आर्टिकल 21 है, इसका इंटरप्रिटेशन एंड ऑल भी पूछ दिया जाता है, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, ये सब भी पूछ दिया जाता है। ये प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो प्रियम्बल को भी आप उस तरह से देख सकते हैं। प्रियम्बल को भी आपको एकदम याद करके रखना पड़ेगा कि हाँ कि प्रियम्बल में कैसे, वो बताया था मैं कितनी बार बताया हूँ, इसको थोड़ा सा साफ करना होगा। प्रियम्बल के बारे में बताया था SSSDR, होपफुली यू रिमेंबर, यू मतलब ऐसा करके याद ही होगा आप लोगों को कि हम लोग क्या है सोवरेन है, हम लोग क्या है सोशलिस्ट है, हम लोग क्या है सेकुलर है, हम लोग क्या है डेमोक्रेटिक है, हम लोग क्या है रिपब्लिक है। तो ये जो है कि ये अपना मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है अपना एम है कि हमको ऐसा करके हो जाना है और इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे कि आप देखेंगे उसके बाद लिबर्टी है, लिबर्टी के बाद आप देखेंगे जस्टिस है, ठीक है ना, नहीं जस्टिस पहले है, उसके बाद लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फर्टर्निटी है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग को प्रियम्बल में देखना होता है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप लोग को याद करके रखना होगा। अब मैं अपना प्रियम्बल वाला नोट अगर मैं देखूँ, इसमें बड़ा अच्छा से प्रियम्बल के बारे में लिखा गया है। हाँ, प्रियम्बल का मेरा नोट है तो बोल रहा है कि देखिए सोर्स ऑफ पावर जो है प्रियम्बल का बी द पीपल है, और उसके बाद नेचर कैसा है प्रियम्बल का, ये क्या है, ये नेचर शो करता है प्रियम्बल का, ठीक है ना। और ये परहैप्स ऑब्जेक्टिव शो करता है, ठीक है ना। देयर आर यस दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, ये बताया गया है। ये बात मैं मिस कर रहा था, बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो देखिए सी नेचर कैसा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये जो प्रियम्बल है ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के सपनों को पूरा करने के लिए ये प्रियम्बल जो है उसमें इंसरीन है चीज़ें कि हाँ कि यही तो है कॉन्स्टिट्यूशन का गोल। तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि नेचर क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो क्या है, सोवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को जस्टिस इंश्योर करना है, ठीक है ना। क्या हम लोग को जस्टिस इंश्योर करना है, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। फिर हम लोग को लिबर्टी देना है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। फिर हमको इक्वालिटी देना है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर हमको फर्टिनिटी ये करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे बाद में। अभी आप देख लीजिए कि ये जो 10 टॉपिक है इसको आपको एक्सटेंसिवली ये करना है, प्रिपेयर करना है, और तब जाके मतलब ठीक रहेगा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इफ यू विल डू लाइक दिस, ओके। अच्छा, तो ये क्या लिखे हो, सेकेंड ग्रेड। अच्छा, ये क्या है सेकेंड ग्रेड? अरे ये मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसको कि आपको कर लेना है, बट मतलब उतना ज़्यादा ये उस तरह से इंपॉर्टेंस मतलब एज कम्पेयर टू दिस आप इसको थोड़ा सा सेकेंड उसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा माने तो आप इसको आप इसी कैटेगरी में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ठीक से देखा नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट इट ओवर हेयर ओनली। ये पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो कि आप देखिएगा 69 में भी पूछा गया, 70th में भी पूछा गया है। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप इसी वाले सेक्शन में रखेंगे, इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिएगा ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस 65 में पूछा गया है, आपको ये तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ई गवर्नेंस ऐसे भी ई गवर्नेंस वाला पार्ट है, आप इसको एसए में भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है तो क्या उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको लागू किया जा रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया। सेक्युलरिज्म हम लोग देखे थे कि डायनेमिक सेक्युलरिज्म 68 में पूछ दिया गया था। उसके बाद देखिए अनइवन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट, ये देखिए अनइवन डेवलपमेंट के कारण बिहार में इतना पलायन एंड ऑल होता है। तो कितना बार ये पिछले एग्जाम में पूछ दिया गया था 70th बीपीएससी में कि माइग्रेशन का क्या कारण एंड ऑल है। तो बिहार से जो पलायन हो रहा है तो उसमें आप देखिएगा अनइवन डेवलपमेंट जो है तो वो तो एक मेन कारण तो है ही। 66 बीपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ गया था। हिंदुत्व, अभी आप देखते रहिएगा मंडल एंड कमंडल जो दो मतलब ऐसा करके इंडियन पॉलिटिक्स का भी जो दो धुरी बन गए हैं, तो वहाँ पर हिंदुत्व जो है कि रोल प्ले करता है। तो क्या ये पूछ सकता है? देखिए पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको कर लेते तो ठीक रहता, क्योंकि ये PYQ है, ठीक है ना, पहले पूछा गया है क्वेश्चन है। और तो और बहुत सारा ये करंट में भी आ रहा है, तो इट वुड बी एडवाइजेबल इफ यू विल प्रिपेयर दिस आल्सो, हिंदुत्व। उसके बाद मेजर प्रेशर ग्रुप, अब देखिए ये यूपीएससी टाइप से क्वेश्चन है कि मेजर प्रेशर ग्रुप किस तरह से काम करता है, प्रेशर ग्रुप का क्या काम होता है, चैरिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सब यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन 60 से 60 सेकंड में एक बार पूछ दिया गया था, तो मैं लिख दिया हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक एंड व्हाटएवर इट इज इंपॉर्टेंस हो ही जाता है। तो इस पर दिस रीजन मैं ये लिख दिया हूँ, इसको आप उस तरह से तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इस पर आपको स्पेशल फोकस देगा। और सेकंड अगर देखेंगे सेकंड वाला में, सेकंड प्रायोरिटी में जो रखना है तो इसको सबसे टॉप पे रखेंगे, बाकी सब अकॉर्डिंगली आप इस सबको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम ये भी बताए थे कि जो अपना देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर मार्किंग का बता दूँ कि जो पॉलिटी जो पूछता है, तो जो 1/4 मार्क्स का जो होता है, मेरा एक और जो मार्कर वाला कहाँ चला गया, या इधर है, तो ये चीज़ है, ठीक है। आप देखिएगा कि ये 60, 38 एंड 38 ये तीन जो होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये ABCDE ये 5 पूछता है। ये तो लॉन्ग आंसर क्या बात आज हम लोग कर रहे थे, ये 68 हो गया। अब यहाँ पर जो 5 पूछता है तो ये मैं बताया था आपको कितने बार, 8 8 8 एंड देन 7 7। तो इसमें ना 4 जो क्वेश्चन होता है ना, तो वो 4 क्वेश्चन जो आपका पूछता है वो PYQ से होता है,
और एक जो ये क्वेश्चन रहता है ना, ये करेंट अफेयर से रहता है, मतलब आप समझे ना, करेंट डेवलपमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट रहे तो उस तरह से जो चल रहा है लेटली, तो उस तरह से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चन ये शॉर्ट में जो पूछता है ना, उसके लिए मैं ये करेंट अफेयर के, ये देखिए मैं लिखा भी हूँ, करेंट अफेयर फॉर GS2 पॉलिटी। तो उसके लिए मैं ये किया हूँ कि अगर करंट अफेयर से कोई टॉपिक रहता है तो इस बार का मेरा लग रहा है कि इसमें से कोई पूछा जा सकता है, तो उसको आप उस तरह से थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है सर। तो कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा एक बार और इधर देखते हैं सर। देखिए ऑन बोर्ड डियर हेलो ओवर हेयर, देखिए फ्री बीच कल्चर, फ्री बीच कल्चर तो आप समझ रहे हैं ना, ये रेवरी कल्चर डायलॉग सुना सुना लग रहा होगा, तो वो मतलब उस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ये, चूंकि सिंस दे आर वेलफेयर स्टेट, आप देखेंगे पूरा DPSP पूरा यही बात करता है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट है, तो वो थिन लाइन कहाँ है जहाँ पर ये मतलब वेलफेयरिज्म ऑफ अ स्टेट इज बिकमिंग फ्री बीच कल्चर, तो उस तरह से आपको इस मतलब डायरेक्शन में थोड़ा सा इस पर तैयार कर लीजिएगा। डिलिमिटेशन, देखिए डिलिमिटेशन जो आप देखेंगे ना, इसमें एक होता है मतलब आर्टिकल 82 है परहैप्स, कि जैसे कि आपका इक्वल वोट हो, ठीक है ना, मैं आर्टिकल 82 इसमें लिखा हुआ है, क्या है इसमें दिया हुआ है, क्या आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, वेरी गुड, हाँ रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ये आर्टिकल 82 बनाते हैं, इसी को डिलिमिटेशन बोलते हैं कि हर सेंसस के बाद जो है कि आपको जो है ये मतलब एडजस्टमेंट ये होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें ये हो जाता है कि आप मतलब कोई स्टेट अपना पॉपुलेशन को उस तरह से कंट्रोल करके रखा है, लेकिन आप ये वन वोट वन वैल्यू के चक्कर में, वन वोट वन वैल्यू के चक्कर में आप ये करना चाह रहे हैं कि आप फिर तो यूपी बिहार का तो कितना ही ज़्यादा सीट मिल जाएगा, एंड देन सदर्न स्टेट हु इज टेकिंग गुड केयर ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल, जो सोशल जो डायमेंशन है, सोशल पैरामीटर वहाँ पर वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसको तो आप पेनलाइज कर रहे हैं इसके लिए। तो ऐसा बात बोला जाता है कि क्यों करने का जरूरत है। अब आप देख रहे हैं कि आप पता ही चल रहा होगा कि जैसे अभी हम लोग का पॉपुलेशन 1 पॉइंट इतना ऐसा करके बिलियन तो हो ही गया है। अब आप आइए ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, 1.77 बिलियन तक जाएगा, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि मतलब कि कितना 2060 तक ये जो है किसे पिक कर जाएगा। कहाँ से लिख रहे हो, अरे मैं पुराना पढ़ा था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि ये मतलब 1.78 के बीच में अपना पिक कर जाएगा, फिर उसका डिक्लाइन करना शुरू करेगा। क्या डिक्लाइन करना, हाँ वो तो आपको भी पता होगा कि अभी टोटल फर्टिलिटी रेट दिखेगा, टोटल फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखिएगा तो ये 1.9 हो गया है इंडिया का, ठीक है ना, जबकि आप देखिएगा कि ये होना कितना चाहिए, रिप्लेसमेंट जो रेट है वो तो 2.1 है। तो आप डिक्लाइन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कि अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा, दो हम लोग मतलब रेट तो डिक्लाइन हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगा। आप जो देखते हैं ना कि आप मतलब ब्रेक लगा ही देते हैं, तो जब आप एक्सलेरेट कर रहे होते हैं तो आप मतलब आप एक्सलेरेशन डी एक्सलेरेट करते थे, इट डजंट मीन कि वो आप वहीं पर रुक जाते हैं, यू हैव टू कवर सम डिस्टेंस एंड ऑल, दिस इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज़ है। तो आप ये अपना जो हाँ, तो वो पॉपुलेशन वहाँ तक जाकर फिर डिक्लाइन ही करेगा, तो नो नीड ऑफ डिलिमिटेशन, क्यों सदर्न स्टेट को पेनलाइज करेंगे। पहले ही लैंग्वेज के नाम पर इतना सारा झगड़ा पहले से रहता है, एंड देन आप देखेंगे कि थोड़ा सा नॉर्थ साउथ का पहले से डिवाइड है, कल्चर में पहले से डिवाइड है, और ऊपर से कोई डिवीजन खड़ा कर दो तो तुम देश को जोड़ रहे तो पता नहीं चलेगा। तो उस तरह से है, उसको हम लोग को थोड़ा सा एमिकेबल ढंग से मतलब डेलिबरेटिव ढंग से जो स्टेक होल्डर्स है उसको साथ में लेकर अच्छा से करके तब डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि हर सेंसस के बाद करना है तो लेकर करना शुरू कर दिए, थोड़ा सा इस पर करना चाहिए, ठीक है। तुम बिहार से हो, ऐसा क्यों बोल रहा हो, सीट बढ़ेगा यूपी बिहार का अच्छा रहेगा, नहीं मतलब आप एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस करके लिखना होता है इन सारी चीज़ें। एज मतलब बिहार के क्या एज अ कंट्री मैन, इफ यू थिंक अबाउट इट देन ऑब्वियसली यू विल फाइट फॉर, अभी आप देखें प्रियम्बल में कि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड ऑल, तो उस हिसाब से देखते हुए इसको मैं बोल रहा था। अब ये देखिए यूनिवर्सल सिविल कोड, ये तो पूछ चुका है, अब नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा हर बार आपको लगेगा कि ये पूछ चुका है नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि मतलब डिस्कशन में रहता है, ठीक है, तो हो सकता है लॉन्ग में पूछ लिया तो शॉर्ट में पूछ ले, शॉर्ट में पूछ ले लॉन्ग में पूछ लिया, कहीं नहीं पूछे तो इंटरव्यू में पूछ ले, तो ये इस तरह का टॉपिक है, तो उसको आप मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसको आपको करके ही जाना है, तो इसमें आप कंप्रोमाइज मत कीजिएगा दोस्तों। ये कोलेजन सिस्टम है, आप हम पिछले वीडियो में बताएं कि आपका जो सूर्यकांत बने हैं वो साहब बोल रहे हैं कि आप इंजेक्ट वाला लाइए भेजिए, इसको हम रिकंसिडर करेंगे, तो अभी बहुत बड़ा बात है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा बट स्टिल इट्स अ बिग डील, तो उसको उस तरह से हम लोग को करके रखना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, भाई साहब वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा जो है आपने ये हो ही रहा है, गद्दी पकड़ने के लिए आ रहा है वोट चोर गद्दी छोर, गजब है, कितना यहाँ पर मतलब आयरॉनिकल है कि भाई इसी से आ ही रहा है और इसी का हवाला देकर आप बोल रहे हो कि इसे छोड़ देने के लिए, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए अब बड़ा सुसाइड भी अभी लिटली हो रहा है यार BLO का, तो मतलब तो बहुत दिक्कत वाला बात है कि यार मतलब गवर्नमेंट जॉब तो हमको ऐसा जैसे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इतना तो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि कोई जाकर सीधा सुसाइड कर ले। मतलब बिहार में तो ऐसा क्या पता ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग तो उतना प्रेशर नहीं लेते हैं कि जॉब है तो क्या है, कोई जान थोड़ी दे देगा, ये तो ऐसा ही सेइंग जाता है। लेकिन अब देखिए कि इतना आदमी को मजबूर कर दिया कि सही में जान ले रहा है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन देखिए बिहार इलेक्शन में जम के हुआ है भाई। जैसे आनंद सिंह बता रहे थे कि हम 40-50 गाड़ी से आ रहे थे, तो 30 गाड़ी निकल गया, 10 गाड़ी रह गया, तो भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई। तो उस तरह से आप देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस तरह से वायलेशन हुआ है कि तो इसका तो कोई हद हिसाब नहीं है। 10,000 रुपया जो इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद
पैसा अकाउंट में भेजा गया, तो देख रहे हैं ये ऊंचाई का लेवल देख रहे हैं आप सब। तो उस तरह से इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, यूनिटी ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स ऑफ द ऑपोजिशन, जैसा कि आप देख लीजिएगा कि 70th में पूछा गया। मैं क्यों इस क्वेश्चन को लाया हूँ कि मैं एक आपको क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा हूँ। तो क्या जीएस पेपर 2 की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जीएस पेपर 1 की अभी जीएस पेपर 1 का मैं क्वेश्चन पढ़ा प्रीवियस ईयर का। इसमें देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया था। ये करंट अफेयर का सेक्शन में 2 देख रहा हूँ जीएस पेपर 1 का। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। तो 2025 के फरवरी में आप देखेंगे दिल्ली इलेक्शन हुआ था, जिसमें 48 सीट बीजेपी को और 22 सीट इसको आया था आम आदमी पार्टी को। वहाँ पर वो भी वोट परसेंट 2% से कम का ही था। ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब चलिए ठीक है, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टी जो है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि यार ये लोग अच्छे से मतलब बीजेपी तो चलो ठीक है कि वो चुनाव आयोग एंड ऑल, मतलब इन नंबर ऑफ थिंग्स, वो पैसा 10,000 एंड ऑल, फिर वो बाहर से जो लोग आए वो ठीक है, वो सब बातें आपका सही है। बट स्टिल अपोजिशन भी उस तरह से लड़ा नहीं है जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए। वो मतलब अपोजिशन में अगर उस तरह से प्रशांत जी रहते तो वो ज़्यादा फोरफार मचा दिए रहते हैं। ठीक है, वो आदमी का 0 सीट आ रहा है तब अपोजिशन का पूरा रोल अकेले वो बंदा सिंगल हैंडेडली ये कर रहा है। ये लोग तो अपना अलग गुण गा रहे हैं। तो अपोजिशन वाज नॉट दैट मच कमिटेड टुवर्ड्स द कि हम संविधान बचा ही लेंगे। ये बात मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मतलब मैं जो देखा उस पर बता रहा हूँ कि अब आप फ्रेंडली फाइट पे उतर जा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, कन्हैया कुमार से पूछा जा रहा है कि अच्छा नेता कौन होगा, तेजस्वी होगा कि नीतीश कुमार होगा, तो बोल रहा है कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ से ये हो रहा है? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए यूनिटी ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन कि भाई जो अपने आप में जो लड़ रहा है, आपको मॉन्स्टर से लड़ना है और आप में लड़ते रहेंगे तो आपसे कहाँ कुछ होने वाला है। तो वो चीज़ है। तो ये लोग भी हारा है, तो मतलब वो बीजेपी का हथकंडा के अलावा जो है इन लोग का अपना भी योगदान है। ठीक है, अब क्या पता इससे सबक लेकर आए, कुछ करेगा कि क्या है। अब देखिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं वुमेन का। तो अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी पूछा नहीं है, लेकिन तो इसीलिए मेरा पूरा ये है कि भाई कभी तो पूछ लो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसको क्या तो बोला, नारी बंधन अधिनियम ऐसा कुछ करके भी नाम दिया गया है। तो वहाँ से आप उसको देख लेंगे। तो यही रहा आज का लेक्चर। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा कि ये तो मैंने थीम बताया दोस्तों, ये तो थीम है। अब इस पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं मतलब अगला 5 मिनट में, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, अगला 5 मिनट में मैं बहुत जल्दी ना इसका पूरे थीम पर जो क्वेश्चन किस तरह से आए हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कोई जानना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले इसका और निकल जाइए। अब मैं 5 मिनट जो है कि थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं ये क्या है कि जैसे अगर प्रियम्बल ले लीजिए, प्रियम्बल पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल पर यह पूछा जा रहा है कि सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो हम लोग हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या क्या ऐसा दिया गया है जो कि जो प्रियम्बल में जो हम नहीं बताए थे यहाँ पर, अरे मिटा दिए, कि जो इसका नेचर जो था फिर जो इसका ऑब्जेक्टिव था, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है वो ये पूछना चाह रहे हैं। फिर बोला नेचर एंड सिग्निफिकेंस। अब देखिए 2002 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। भाई नेचर, ये इतना प्लेन क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा तो ट्विस्ट इसमें रहता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था 99 में, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी इंसरीन्ड इन द प्रियम्बल। तो उसका क्या रिलेवेंस है, तो ये आपका पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो ये 19 में। तो ये प्रियम्बल हो गया। प्रियम्बल के बाद आप आते हैं फंडामेंटल राइट पे। ठीक है ना, कि आखिर फंडामेंटल राइट वाला में क्या पूछा गया। तो ये आप देखिएगा, ये प्रियम्बल अपना हो गया। देखिएगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड, मतलब जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना फंडामेंटल राइट एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। ये यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, तो वो सब पूछा गया। टेकन बैक बाय अनदर हैंड, तो वो ये 65th में पूछा गया था। फिर फंडामेंटल राइट्स इंसरीन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये मैं बताया था आपको कि आर्टिकल 21 जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो वो पूछा गया है आपका। ये फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे तो ये सब पूछा गया है। तो ये सब तो पिछला बार जो पूछा गया था, ये सबको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पर अब देख लीजिए कि ये कहाँ पर हम लोग थे, ये हो गया प्रियम्बल। ये आर्टिकल 21 की बात ये करता है। फिर करा फंडामेंटल राइट्स एज इंसरीन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज इन्यूमरेटेड इन, तब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज वाला एग्जैक्टली पूछता नहीं है, लेकिन 1993 में एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पूछ दिया था, जो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, ये सब बातें वो सब बात हो गया था। डीपीएसपी पे बात करते हैं। डीपीएसपी पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो डीपीएसपी पर देखेंगे तो ये पूछा गया कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी पे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मियर वॉइस डिक्लेरेशन, कि ये खाली बिना मतलब के आप डीपीएसपी में बिना मतलब के लिख दिया कि हमारे पास पैसा होगा तब हम ये करेंगे, कि हमारे पास पैसा होगा तब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो काहे लिख दिया? नहीं लिखता, नहीं लिखता, अपना रहने देता इसको ऐसे ही। तो उस तरह से आप बात करेंगे
तो इस तरह से ये है कि डीपीएसपी के बारे में है। डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो ये 1995 में पूछा गया, अब उतना डायरेक्ट नहीं पूछता है, मतलब अब थोड़ा सा ट्विस्ट देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाउएवर दीज इंप्लीमेंटेशन इन बिहार का, डिस्कस द वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिस्कस कीजिए, हाउ वर दीज इंप्लीमेंटेड इन बिहार, ठीक है ना, आफ्टर 1950। तो बिहार में कैसे इंप्लीमेंट, आप देखेंगे अभी सीधे आप बोल देंगे कि आर्टिकल 47 ये ले लीजिए, कैसे बोलता है कि हम लोग को इंटॉक्सिकेंट ये लिक्विड का ये सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें दारू बंद है, तो वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। तो उस तरह से आप और सारा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाबा साहब इसको बोलते थे कि डीपीएसपी आर द नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखेंगे प्रेसिडेंट का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेसिडेंट के बारे में कि एग्जामिन द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। कभी कभी तो पूछ देता है कि इलेक्शन किस तरह से होता है इंडियन प्रेसिडेंट का, अभी तो नहीं पूछेगा, अभी तो क्या ये सब हुआ है, तो इलेक्शन पर पूछेगा तो उधर पूछेगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं पूछेगा, वाइस प्रेसिडेंट का पूछ सकता है, अभी लेटली हुआ है। अब कह रहा है कि द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन द फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटी, हाउएवर he cannot do anything effectively if the nutty young members of the family do not listen to him। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो रियल पावर होता है वो तो इलेक्टेड हेड प्राइम मिनिस्टर में होता है, ये तो मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड है प्रेसिडेंट, तो इसमें नहीं होता है, तो उस तरह से आपको करना है। फिर गवर्नर का, तब देख लीजिए ना गवर्नर का क्या बात करता है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, तो ये कह रहा है गवर्नर शुड डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करना है, न कि एज ए एजेंट ऑफ द सेंटर, तो उस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है। आप एसआर बोमई भी केस आप देखिएगा तो उसमें भी बड़ा इस पर बात किया गया है कि किस तरह से ये होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ऐसा होता था, सॉरी गाइस। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर, क्रिटिकली कह रहा है, इस बात के ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। स्टेट इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पर्टिकुलरली इन बिहार, तो कोई भी चीज़ आप ऑब्वियसली आप बीपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं तो कोई भी चीज़ इस तरह से होगा तो बिहार के रेफरेंस में बात करने जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पावर एंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये डिस्कस करने के लिए पूछ दिया गया था कि डिस्कस द पावर एंड एक्चुअल पोजीशन। फिर एक बार पूछ दिया गया, मतलब देखिए 2018 में तो वो पूछ दिया था, 2012 में क्या पूछ दिया गया, पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड हिज रोल इन बिहार। तो इस तरह से आप देखेंगे तो गवर्नर पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आगे चलेंगे कुछ और बातें करेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का तो हम आपको बताएंगे, पार्लियामेंट वाला पूरा डिस्कशन जो है सोवरेनिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है। कह रहा है कि द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन लेजिस्लेचर। क्या इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है, जो कि है इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। ये वेरी गुड है कि मतलब आप देखेंगे ना कि केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, जो मतलब 1973 में आया था, तो उसमें ये बोला गया कि आप कुछ भी अंडर द सन, मतलब ये आप मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो उसको अमेंड आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि 1980 में जो मिनर्वा मिल केस है तो उसमें क्या बोला गया कि वाट एवर अंडर द सन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, मतलब आप कुछ भी आप अमेंड कर सकते हैं और कुछ भी हम जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हैं। तो उस तरह से बोला गया है कि वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर, सही बात है। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एक ब्रिटिश काउंटर पार्ट। वो बोला जाता है ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट टर्निंग मेन इनटू वुमेन एंड वुमेन टू मेन, तो उसके अलावा तो कुछ भी चेंज कर सकता है, तो लेकिन उस तरह से अपना इंडियन पार्लियामेंट का तो नहीं है। तो ये बताया गया कि दोनों पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वेरी गुड क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मतलब पुराना क्वेश्चन है इसलिए इतना डायरेक्ट है। सोवरेन एंड नॉन सोवरेन और बोथ, कह रहा है इंडियन पार्लियामेंट क्या है, सोवरेन है, नॉन सोवरेन है और बोथ है, वो क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा क्या, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये सर राज्यसभा करके भी ऐसा करके पूछ दिया गया था। हाँ भाई, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो आप देख रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट तो है वगैरह, आप देख रहे हैं हर जगह से, मतलब वहाँ जम्मू एंड कश्मीर से आएगा, कन्याकुमारी से आएगा, फिर देखेंगे कि आपको वेस्टर्न कच्छ से आएगा, फिर आप देखेंगे कि उधर नॉर्थ ईस्ट से आएगा, तो सब जगह से लोग आते हैं, इंटीग्रेट करते, सब कास्ट के आते हैं। देखिए आप SC/ST का रिजर्वेशन आप देख लीजिएगा कि वो कैसा है, मतलब आर्टिकल 330 में SC/ST को रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में। फिर आप देखिए 332 में अभी जो MLA वाला इलेक्शन हुआ उसमें 40 सीट रिजर्व रहता है SC/ST के लिए। तो उस तरह से बिहार में, तो उस तरह से आप देखिएगा कि ये रिजर्वेशन से ये इंश्योर किया था कि मतलब हर कास्ट, हर क्लास और उस तरह से लोग जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज नथिंग बट वाज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। आई डोंट नो हाउ मच ही बिलीव्ड ऑन दिस। अब देखिए जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी तो हम आपको बताएं कि द डिजायर फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब बाय जजेज इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट, ठीक है ना। तो जजेज का जो ऐसा रहता है कि हमारा यहाँ से निकलने के बाद आप देखेंगे कि कितना केस में जजेज इलेक्शन लड़ लिए, कितना केस में जजेज राज्यसभा में भेज दिया, कितना केस में जजेज को क्या बोलते हैं उसको गवर्नर बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं उनके जजमेंट को, जैसे राम मंदिर एंड ऑल पर जो जजमेंट आया था वो जजेज का भी बड़ा प्रमोशन हो गया था।
तो खैर चलिए, तो इस तरह से आपको इस पर कमेंट करना है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ ब्यूरोक्रेट। तो आपको तो उतना ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए, पॉलिटिकली ट्राई टू बी न्यूट्रल, बट मतलब डोंट ट्राई टू बी स्पाइनलेस, तो वो भी रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सही बात है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या जोड़ दिया जाता है कि मतलब जैसे आप दिल्ली में पटाखा वटाखा छोड़ने का, तो उसके बारे में आप बोल दे रहे हैं, फिर बोल दे रहे हैं कि आप भाई जो क्या बोलते हो, रास्ते पर आप हाईवे पर 0.5 किलोमीटर से दूर ही आप ये खोल सकते हैं ढाबा एंड ऑल। तो दिस थिंग्स विल कंसीडर एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ऑल में इसको काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे लोग तो विशाखा गाइडलाइन वाला जो केस मतलब आया था हमको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1997 में इस तरह से ये हुआ था, तो उस वाले केस को भी रखा जाता है विशाखा गाइडलाइन। फिर आप कह रहा है जुडिशियल रिव्यू, क्रिटिकली व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? ओके, क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत हम लोग बात कर लिए बेसिक स्ट्रक्चर वाला, तो उसका बात इसमें किया जा रहा है, जो 1973 में वो केशवानंद भारती केस में हम लोग उसको लेकर आए थे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ रिसेंट फिनोमिना, वेरी गुड फेनोमिनन इन इंडियन गवर्नेंस। कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो वही बात है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कि कितना ये सच्चा है, कितना झूठा है, कितना सही है, कितना गलत है। फिर हम लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे। एक बड़ा ही प्लेन क्वेश्चन पूछा गया मतलब 2002 में कि कमेंट ऑन द जुडिशियल एक्टिविज्म मीनिंग एंड इवेल्युएशन। एकदम एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ ऐसा करके कुछ नहीं था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मतलब नाउ अडेज तो हार्डली यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विद द सम ट्विस्ट एंड ट्विस्टेड रिफ्रेजिंग अलाइनमेंट विद द करेंट डेवलपमेंट एंड ऑल, तो मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब देखिए, अब ये कमेंट अपॉन, ये 1999 में मतलब 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट अपॉन जुडिशियल एक्शन इज अ डबल एज वेपन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्यों इतना पुराना क्वेश्चन पढ़ते हो? देखिए, सी द थिंग इज दिस कि आप ये टॉपिक जो है कि एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे जुडिशली एंड डीपीएसपी और ये सब जो ऊपर का हम रखे हैं, तो इससे पुराना क्वेश्चन का आप उस तरह से मत देखिए कि ये तो मतलब रिडंडेंट हो गया एंड ऑल, कोई मतलब नहीं इसका, ऐसा बात नहीं है। देयर स्टिल मतलब कीप सम थिंग देयर, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ये बड़ा, हमको तो बड़ा ही रिलेवेंट लगता है ये क्वेश्चन सब अभी भी। तो इस फॉर दिस रीजन आई एम रीडिंग ऑल दिस। जैसे एक कोटेशन से शुरुआत किया गया कि जुडिशरी ब्रीथेड लाइफ इनटू द इनर्ट पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की बातें हैं जो हम लोग करेंगे बाद में। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आगे आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का टॉपिक इसमें हम लोग लिख के रखे हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो आप देख लीजिए सेकंड मोस्ट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, जो इलेक्शन कमीशन आएगा ना, तो वो आर्टिकल 324 एंड वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें फ्री एंड फेयर, तो बोला है क्या कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन कराना। तो वो चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि भाई, एक बार तो ब्यूरोक्रेट को भी घसीट लिया था कि भाई ब्यूरोक्रेट का क्या काम है उस तरह से। तो कह रहा है कि वाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज नॉट अ गुड आइडिया, डिस्कस। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर वाला पार्ट में भी पूछा जा सकता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इज नॉट अ गुड आइडिया। इसको कहीं भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि इसका ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है ऑन दिस। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन, टाइमली भी रहना चाहिए। व्हाट पर्पस डज द इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड। तो इलेक्शन का जो मतलब ये रहता है वो क्या पर्पस फुलफिल करता है, तो उसको हम देखेंगे जब ये करेंगे। तो पावर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बहुत प्लेन क्वेश्चन है, 12 में पूछा गया, सिंपल नथिंग। पावर एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इतना आपको अच्छा क्वेश्चन उस तरह से नहीं मिल सकता है लिखने के लिए, बट यू हैव टू बी रेडी। कभी कभी तो मतलब ऐसा करके प्लीजेंट सरप्राइज भी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, वी गॉट दैट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए भाई, ब्यूरोक्रेसी का रोल पूछ दिया, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई स्टाफ नहीं है, वो 3-4 गो उसमें रहते हैं, तो वही लोग हैं मतलब इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, तो यही लोग हैं। बाकी सब तो ये जो मशीनरी जो रहता है, ठीक है, मशीनरी बोलते हैं उसको, कि वो तो क्या यूज करते हैं, ये स्टेट का ही जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्हीं लोग को तो यूज किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि अंडर द इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। एक फिर से 2002 में एकदम मस्त क्वेश्चन पूछ देगा, कमेंट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या मुझे पीडीएफ नहीं मिलेगा? अभी तो नहीं भाई, जब हम पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, तुम पढ़ाओगे, अरे उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि आपको हम इलेक्शन कमीशन पूरा पढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये जो अलग अलग क्वेश्चन में बता रहा हूँ अभी, तो इसका क्या क्या मतलब आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, मॉडल आंसर वो मैं लिखूंगा। तो एट दैट टाइम ना वी विल अगेन गो थ्रू विथ ऑल दोस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैं 5 मिनट बोल के मैं 10 मिनट से ज़्यादा ले लिया, बाप रे। इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, इफ दे हैपन टू फास्ट और टू इरेगुलर
डेमोक्रेसी कोलैप्स। कितना अच्छा ये स्टेटमेंट है, मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट ऑफ द डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर द मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सब बड़ा अच्छा बात सब रहा था, इसे लिख के शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन कैंपेनिंग। अब ये 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए कितना मतलब रिलेवेंट है आज के क्वेश्चन बनने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्शन कैंपेनिंग, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग इन बिहार। तो इलेक्शन कैंपेनिंग इन बिहार, तो गाड़ी लेकर सीधे चढ़ा दीजिए अपोजिशन के लीडर पर, जेल में चल जाइए, फिर जीत जाइए, फिर आ जाइए। तो इसमें क्या है, यही तो मेथड है। अब देखिए ये लास्ट है, 2 मिनट और लेंगे दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा अगर इतना देर तक रुके हैं तो, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी, ये लास्ट क्वेश्चन। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरजेंस अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो ठीक है ना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इसमें किस तरह से इसका इमरजेंस हुआ है। तो आप देखेंगे इसका इमरजेंस जो है कि 1967 से ही, या ये अपना जेपी मूवमेंट से ही ये हुआ है। तो वो सब बातें लिखना। अब कह रहा है कि डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी। ऑफ कोर्स इट इज, रीजनल एस्पिरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे अपना ही अभी इस बार का प्लान का मुद्दा एंड था बिहार का इलेक्शन में, तो उस तरह से है ही। इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑन इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम। तो रिसेंट टाइम में ये ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का क्या असर पड़ा है, क्वेश्चन सब पूछा गया है। टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसको आपको देखना है, बेन है कि बुन है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस पर आपका टेक मांग रहा है। कह रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट नेशनलिस्ट बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। कि मतलब आप देखेंगे कि वो कह रहा है ना कि मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे कि इंडिविजुअल के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उस तरह से इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहा है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बात। अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्शन में बात कर रहा है। तो कह रहा है इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रादर देन द स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है ना, तो ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स आप देखेंगे, एक क्वेश्चन पिछले बार ही डिस्कस किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पिछले डिकेड्स में किस तरह से बिहार का इलेक्शन कास्ट पॉलिटिक्स से दूर होकर डेवलपमेंटल की तरफ गया है। तो उस तरह से है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हैव बिकम मोर प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल। पहले आप देखिए कि हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता था। जैसे आइडियोलॉजी वाला पार्टी आप देखिए तो एक बीजेपी है जो कि आइडियोलॉजी वाला पार्टी है। आरजेडी देखिएगा तो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, ठीक है ना। बीजेपी देखिएगा तो अपना हेडगेवार और इसका मतलब सावरकर का आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व एंड ऑल। बाकी और लोगों का कोई आइडियोलॉजी नहीं, एकदम सब आइडियोलॉजी लेस पार्टी सब है। जैसे हमको तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज पार्टी तो प्रशांत किशोर का लगता है यार, इस बंदा कोई आइडियोलॉजी नहीं, क्या बोलता है, क्या करता है, किन लोगों को जोड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये एकदम मतलब एकदम मिक्स भेज जो है ना, तो वो यही है। बेचारा एकदम परेशान है, कभी कभी आई फील सॉरी फॉर हिम कि भाई वो इतना परेशान रहता है, बट द डायरेक्शन ही इज मूविंग ऑन, उसका कोई फ्यूचर नहीं है भाई। हम आपको बता रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में दबे, अगर वो चेंज करेंगे अपना रवैया तो ठीक है, नहीं तो दबे ही इज मूविंग ना भाई। अब गाड़ी चलते रहे तो मंजिल तक थोड़ी पहुंच जाता है, कुछ तो थोड़ा सा डायरेक्शन दिखना चाहिए ना। दैट इज कम्प्लीटली मिसिंग इन हिज एफर्ट एंड ऑल एंड डायरेक्शन। तो वो चीज़ है, मतलब एफर्ट तो पूरा लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन एकदम डायरेक्शन लेस है भाई। अब कह रहा है क्या, रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं मैं कास्ट के कारण नहीं बोल रहा हूँ कि उनके कास्ट का कम पॉपुलेशन एंड ऑल, वो तो खैर उनको कभी वोट नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन ठीक है, विल डिस्कस दिस, इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट, और इफ इट इज प्लेटफॉर्म देन इट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डिस्कस दिस। A caste politics has acquired a dominating and enduring mode of politics in India। तो उस तरह से आप ये क्वेश्चन पूछा गया, कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ऑब्वियस है, इसको तो प्रिपेयर करना ही है। बिहार के कास्ट एज अ फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स। तो आप देखे थे पिछला बार का क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 68 में ही शायद पूछा गया था कि जो कास्ट है, अब वो मतलब जो कास्ट सेंसस हुआ है वो किस तरह से बिहार का पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। फिर आप देखेंगे कोलिशन पॉलिटिक्स का हम लोग कितना बार बात किया, इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देखिए ये पूछा गया कि कोलिशन पॉलिटिक्स एंड economic liberalization federalism has become the key feature of the Indian political system। coalition politics in India has become remarkable feature। coalition politics in India remarkable feature। हाँ, आप देखिए कि 1967 से पहले वन पार्टी डोमिनेंस चलता था, तो उसके बाद ना देखिए कि मतलब सेंटर का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन अलग अलग हुआ। फिर तो धीरे धीरे ये रीजनल पार्टियाँ इमर्ज होना शुरू की, जो कि कांग्रेस ने टूट टूट कर बना था। लेकिन जब इमरजेंसी लगा और 1977 में जेपी आंदोलन हुआ, तो वहाँ से आप देखिएगा कि फिर तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बहुत बनने लगा, जैसे आरजेडी हो गया, फिर उसके बाद फिर उससे टूट के जेडीयू, फिर आप देखिएगा कि एलजेपी, तो ऐसा बहुत कुछ बना। और उसके बाद इधर आप देखिएगा कि यूपी में तो फिर वो काशीराम जी के आने से 1984 में ये बीएसपी का ये हुआ। ठीक है, तो फिर वो दलित लोग वहाँ से असर्टिव हुए। तो उस तरह से आप देखिएगा कि फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द कोलिशन एक्सपेरिमेंट एट द
सेंटर हैज़ नाइदर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी नॉर हैज़ इट मेड कंडीशन कंड्यूसिव फॉर पार्टिसिपेटरी एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डू यू एग्री? नहीं भाई, ये तो गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन नहीं किया है, कोलिशन प्रोटेस्ट किया ही है, और ये कंड्यूसिव नहीं है पार्टिसिपेटरी एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो जो आप देखिए, हाँ, ये भी आप उस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कोऑपरेटिव किस तरह से हम लोग का फेडरलिज्म जो है कोऑपरेटिव है, और कहाँ कहाँ पर ये डाइल्यूट होते जा रहा है अभी। तो मतलब इस तरह से। तो दैट्स ऑल गाइस। अब हम लोग ना मतलब पॉलिटी का पूरा डिस्कशन कर लिए और हिस्ट्री का पूरा डिस्कशन कर लिए। तो अब पेपर 2 में ही हम आगे बढ़ेंगे, और पॉलिटी के बाद जो आता है जहाँ पर इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी बिहार का मेनली पूछा जाता है, तो उस पर फोकस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किन टॉपिक को हम लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, सो दैट कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर सेक्शन 2 ऑफ द ये जीएस पेपर 2। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वो अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा बाहर निकलना कम, और इफ़ पॉसिबल तो एयर प्योरीफायर वगैरह ले लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी को इस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस लगता है अगर आप देखें प्राइमा फेसी तो, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से फिर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ, नवीन कुमार, बाय।